अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज चौथा लेक्चर स्टार्ट हो गया और इस चौथे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स को, जिनमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लास्ट क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट किया था। तो पहली बात तो यह कि हम ये देखना चाहते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर की हमें जरूरत क्यों पेश आई, ये कहां से आया। तो ये भी बोहर मॉडल का एक डिफेक्ट है कि बोहर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द डबलेट स्पेक्ट्रम ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि टू एक्सप्लेन डबलेट स्पेक्ट्रम, डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कली मेटल्स। जब हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, यानी जिनमें आप जानते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी हम उनका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो स्पेक्ट्रम के अंदर हमें हर जगह पे कंबाइन दो लाइनें मिलती हैं। वैसे तो बहुत सारी लाइनें आती हैं, लेकिन हर जगह पे दो लाइन्स मिलती हैं, जिसको हम डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। Therefore, to explain the doublet line spectrum of alkali metals, fourth quantum number was proposed. तो चौथा क्वांटम नंबर पेश किया गया, उसको हम क्या कहते हैं जी, कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की पहली बात तो यह है कि रिप्रेजेंटेड बाय एस, और दूसरी बात क्या है जी, वैल्यूज आर, इसकी दो ही वैल्यू है, +½ एंड -½ तो जो +½ है ये भी हमें स्पिन बताता है और -½ भी हमें स्पिन बताता है। इट टेल्स अस, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है जी, टेल्स अस स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, spin motion of electrons. And in other words, we can say that spin motion of electron जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन का या एटम का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है, तो स्पिन मोशन को कौन एक्सप्लेन करता है जी, फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। अब आप देखें, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन कि अगर हम वेव मोशन को डिस्क्राइब करें कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव मोशन होती है वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो डिस्टेंस है अबव द मीन पोजीशन, जिसको आप फिजिक्स में क्रस्ट कहते हैं, और बिलो द मीन पोजीशन जिसको आप ट्रफ कहते हैं, और ये जो है इसको हम +½ कहेंगे और इसको हम -½ कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ऐसे मूव करता है, यानी यहां से चला यहां पे, लेट्स सपोज ये इसके कंप्लीट सर्कल हो जाता है। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह का स्पिन हो सकता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जब s की वैल्यू +½ होगी तो एट दैट टाइम जो है वो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा जी, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज स्पिन होगा। तो क्लॉकवाइज स्पिन जो है, जैसे क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है वो यू स्पिन करते हैं। अब आप देखें, इस स्पिन को हम क्लॉकवाइज स्पिन कहेंगे। तो ये अब जब s की वैल्यू -½ होगी तो फिर इसका जो स्पिन है वो होगा
काउंटर क्लॉकवाइज, या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन है वो ऐसे होगा। इट मींस that there are two types of the spin motions of electrons are possible. One is called the clockwise, other is called the counterclockwise or anti-clockwise. Clockwise motion is represented by plus half, and anti-clockwise or counterclockwise motion is represented by the minus half. तो हम इसको शॉर्ट सा ब्रीफ सा दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो फोर्थ क्वांटम नंबर है ये है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी बेस क्या है, कहां से है स्पिन क्वांटम नंबर? तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो प्रपोज किया गया टू एक्सप्लेन द डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द अल्काली मेटल्स, और स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द s. Its values are plus half and minus half. It tells us the spin motion of electron. When s is equal to plus half, then the spin motion of electron is clockwise. When s is equal to minus half, then its spin motion of the electron is the counterclockwise or anti-clockwise. तो हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन की जो वेव मोशन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, और जो डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन है उसको हम प्लस हाफ से राइट करते हैं, और डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन जो उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अबव द पोजीशन जो डिस्टेंस होता है वेव का उसको क्रस्ट कहा जाता है, और बिलो द मीन पोजीशन जो होता है उसको आप ट्रफ कहते हैं। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ये हमारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसके बाद देखेंगे। रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल्स, ये हमारे पास तीन रूल्स हैं। पहली बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इसकी तरफ हम देख लेते हैं। What is electronic configuration or electronic distribution? तो electronic configuration या electron distribution को हम ये डिफाइन करते हैं, arrangement of the electrons in the shells and subshells according to the electron distribution rules is called electronic configuration। यो डिफाइन करेंगे जी, arrangement of electrons into shells and subshells according to the rules called electronic configuration or electronic distribution। तो ये हमारे पास आके मैंने नेगेटिव लिखा है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक पूरा वर्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो तीन रूल्स हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करनी है, किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शेल्स और सब शेल में कैसे अरेंज करेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं। जो पहला रूल है उसको हम कहते हैं जी ऑफ को प्रिंसिपल। जो दूसरा रूल है उसको हम कहते हैं जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो थर्ड रूल है उसको हम कहते हैं हंड रूल। अब ये तीन रूल्स हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे
एटम के अंदर कैसे सब शेल्स और शेल्स और सब शेल के अंदर कैसे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ऑफ को प्रिंसिपल है इसको हम N+L रूल भी बोलते हैं। ऑफ वो प्रिंसिपल ऑफ N+L। ये रूल क्या कहता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो N+L रूल या ऑफ को प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। We can say that electrons first enter in those shells which have the low energy and then enter into the shells which have the high energy. So इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि electrons must be distributed into shells and subshells according to increasing order of energy. Increasing order of energy. तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन को 1s में रखना है, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, फिर उसके बाद 3p के अंदर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4s और फिर आ जाएगा 3d एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट 1s की एनर्जी कम है, जैसे ये पहले फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी और फिर उसके अंदर जाएंगे जिसकी एनर्जी हाई होगी। तो ये देखा जाता है कि जिसकी n वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पहले उसमें एंटर होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा वो वाला सब शेल ये शेल, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। N+L रूल भी हम इसको कहते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसकी बेस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो हम लिखेंगे G1s2 2s2 2p6 और इसके बाद आ जाएगा जी 3s1। तो ये हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हमने किस रूल को फॉलो किया जी, ऑफ को प्रिंसिपल को, या N+L रूल को फॉलो किया। नेक्स्ट जो दूसरा रूल है उसका नाम है जी पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है दिस प्रिंसिपल। पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है जी? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि no two electrons in the same orbital have the same set of 4 quantum numbers। यानी कभी भी एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में प्योर फॉर्म में होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकते। ये क्या कहते हैं जी? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, या इन एन ऑर्बिटल कह सकते हैं, हैव सेम वैल्यू ऑफ, हैव सेम values of 4 quantum numbers, you have the same set of 4 quantum numbers. One quantum number must be different। ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होना जरूरी है। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास
अगर हम ये कहते हैं कि n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कौन सा ऑर्बिटल होगा जी? s ऑर्बिटल होगा। इस तरह से हमने कहा जी n की वैल्यू 2 है तो और n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारे पास? हम कहते हैं n = 2 एंड n = 0 तो 2s ऑर्बिटल। n की वैल्यू आ गई, s ऑर्बिटल आ गया। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास m जो है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हमारे पास है जी +½ एक इलेक्ट्रॉन की। तो अब जो s है, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी जी? इसकी वैल्यू होगी 0, m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो s की वैल्यू क्या है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? +½ और फिर जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें उसके लिए n की वैल्यू 2 थी तो इसका और n की वैल्यू 0 थी तो 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू +1 है। तो यह हमने कहा जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और आगे हम कहते हैं जी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, वहां ही हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू भी 0 हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू +1/2 नहीं होगी बल्कि क्या होगी जी? -1/2 होगी। वन क्वांटम नंबर हमने कहा मस्ट बी डिफरेंट। इधर क्या थी जी? s = +½ तो वहां पे क्या गया? s = -1। इसका मतलब यह है कि वन क्वांटम नंबर मस्ट बी different. No two electrons in the same orbital have the same set of the same values of the 4 quantum numbers. One quantum number must be different. तो हमने कहा देखा जी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो डिफरेंट है, बाकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज वही है। अब हम आते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल है हमारे पास हॉर्न्स रूल। हॉर्न रूल क्या कहता है? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल है। तो हॉर्न रूल ये कहता है, हॉर्न रूल, तो हॉर्न रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सेम स्पिन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके बाद पेयर होते हैं with opposite spin। तो हम यूं कह सकते हैं कि when degenerate orbitals are available, जब हमारे पास degenerate orbitals होते हैं वो अवेलेबल हों for multiple electrons, multiple electrons या हम कह सकते हैं more than one electron, more than one electron। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको कहते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अच्छा, तो हमने कहा जी when degenerate orbitals are available for multiple electrons or more than one electron, then first यानी फर्स्ट से बात है पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैसे? सिंगली विद सेम स्पिन, सेम स्पिन rather than pairing with opposite spin, pairing with opposite spin। ये डेफिनेशन। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने हैं? वी हैव
4 इलेक्ट्रॉन्स, या भी कह सकते हैं वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2p ऑर्बिटल। हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा जी 2p है, और 2p जो होता है उसमें 2px 2py और 2pz 3 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने जी 3, तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये 2px है 2py है और 2pz है, तो p के ऑर्बिटल मजीद आगे कितने होंगे जी 3, px py और pz, 2px 2py 2pz के वहां पे हो गए। तो इलेक्ट्रॉन 3 थे, अब तीनों को जब हमने डिवाइड करना है तो पहले हम इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखेंगे। ये कहता है होल्ड रूल कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली विद सेम स्पिन, उनका स्पिन भी सेम है, यानी कि हमने सबको एक ही डायरेक्शन में शो किया, एक ही स्पिन रखा है। प्लस हाफ है तो सबका प्लस हाफ, माइनस हाफ होगा तो सबका माइनस हाफ। अब वो कहता है कि आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कि आप इसको रख देते हैं लेट्स सपोज 2px 2py 2pz, ये 3 रीजनरेट ऑर्बिटल इनकी एनर्जी इक्वल है, और आपने 3 इलेक्ट्रॉन को रखना है। आपने एक को रखा, फिर दूसरे को रखा, फिर ऐसे तीसरे को यहां पे आ दिया। अगरचे इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन होल्ड रूल ये कहता है कि अगर डीजनरेट हो तो फिर आपने इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा नहीं रखना, पहले सब ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रखना है सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग करनी है। यानी ये होल्ड रूल के मुताबिक गलत है और ये होल्ड रूल के मुताबिक सही है। तो होल्ड रूल क्या कहता है जी, when degenerate orbitals are available for multiple electrons or more than one electron, then first electrons are distributed singly with same spin rather than pairing with opposite spin। यानी आपने उनकी पेयरिंग नहीं करनी, बल्कि पहले उनको आपने एक एक करके डिवाइड करना है सब में। जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उनको पेयरिंग करते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको आपने 2p ऑर्बिटल में रखना है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखा, दूसरा इसमें रखा, तीसरा, ये कंप्लीटली फिल हो गए। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख सकते हैं, ना कि लेट्स सपोज यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी रखा जा सकता है, इधर भी रखा जा सकता है, किसी एक जगह पे भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस के अंदर हम इसको इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन के केस में हम इसको लेट्स सपोज 2px 2py और ये 2pz है, और हम इसको इस तरह से नहीं रख सकते। ये अकॉर्डिंग टू होल्ड रूल गलत होगा कि पहले आपने 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को सब में डिवाइड करना है, जब तीनों में एक हो जाएगा उसके बाद आपने पेयरिंग करनी है, यानी वो ये केस बनेगा हमारे पास। तो इस तरह से होल्ड रूल ये कहता है कि जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन को सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद आपने उनकी पेयरिंग करनी है। पहले ना तो उनका स्पिन चेंज करना है और ना ही उनकी पेयरिंग करनी है। जब कंप्लीटली फिल हो जाएंगे उसके बाद उनकी आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर दिया है, और इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो लेट्स सपोज इन रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3-4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेट्स सपोज हमारे पास है जी बहुत सिंपल एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, इस तरह से लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 2s1 हो जाएगा। इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। इस तरह से हम लेट्स सपोज मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 और 3s यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स सपोज पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर होता सोडियम प्लस तो फिर
इसका मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर तो इसका 11 ही है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 10। लिहाजा हमने 1s2 2s2 2p6, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, सोडियम प्लस को 1s2 2s2 2px 2py 2pz, p ऑर्बिटल को हमने स्प्लिट कर दिया, इसमें एक रखा, इसमें एक रखा, इसमें एक रखा, ठीक है। फिर दूसरे को रखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू। अब मैंने कहा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है जी मैंगनीज, सॉरी क्रोमियम। क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आगे हम 3d लिखते हैं, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² माइनस y² और 3dz²। ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा तो हम इसे इधर लिख देते हैं, 3dz के बाद 3dx² माइनस y² और 3dz²। अब आप देखें जी, अब चूंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को काउंट करें 2 + 2 4 4 + 6 10 12 12 के बाद 18 और 20, देखें 21 22 23 24 ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। अब हम ये करते हैं कि D5 सिस्टम जो होता है वो D4 से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये कहा कि ये हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन क्रोमियम बजाय D4 के D5 में जाएगा, क्योंकि D5 जो है वो मोर स्टेबल होता है, लिहाजा यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चल जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जो कि रूल से हटके है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर हो जाए, 4s से 3dz में चला गया, z²। तो इस तरह से हमारे पास है जी कॉपर 29। इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आता है जी आगे 4s, फिर 3dxy 3dyz 3dzx और इस तरह से जी 3dx² माइनस y² और 3dz²। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फिर हम एक इलेक्ट्रॉन सब में रखते हैं, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू वन रूल, ये कंप्लीट हो गया। अब ये D9 सिस्टम है, तो ये D जैसे हमने कहा कि D5 मोर स्टेबल होता है D4 से, इस तरह से D9 के मुकाबले में D10 ज्यादा स्टेबल होता है, लिहाजा ये D10 में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया और वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर इसमें चला। रीजन हमने बता दी, रीजन क्या है? बिकॉज D5 सिस्टम हाफ रेट होता है, is more stable, ये more stable है than D4 सिस्टम। और इस तरह से D10 सिस्टम जो है is more stable है कैसे जी than D9 सिस्टम। ये हमने कहा जी D जैसे D5 स्टेबल है, ऐसे D10 जो है वो स्टेबल है, लिहाजा कॉपर D10 में चला जाएगा और क्रोमियम जो है वो D5 में चला जाता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जरूरी समझता था जो आपसे डिस्कस कर दिया, बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली होती है।
वो जिस तरह से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू रूल्स आप करेंगे, कि थोड़ा सा रूल से हट के है, और उसकी रीज़न आपको बता दी कि एनर्जी की बेस पे D10 सिस्टम मोर स्टेबल है जैसा कॉपर D9 होने के बावजूद D10 में रहेगा, और उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो इस तरह से होगी, और इसकी भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बगैर एक्साइटेड स्टेट के यही बनी होगी। बेस्ट ऑफ लक। ये यहाँ तक हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी और इसके रूल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।